नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ गौरव प्रधान जी हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय जय सिया राम। दर्शकों, जिस तरीके से मैंने गौरव जी का अपने स्टूडियो में स्वागत किया, आप सबके बीच स्वागत किया, इस समय भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब अब दिनों में शेष हैं और 2 दिन की का राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ। गृह मंत्री को आपने सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ने उसमें बात की और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर। मैं कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये रवायत है, उसकी ये नीति रही है और प्रधानमंत्री के व्यवहार में वो निकल के आता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने से पहले वो अपना कार्ड तक स्कैन कराते हैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह। और जब नरेंद्र मोदी की खासियत 2014 से आप सबने देखी होगी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे। 2019 में भी देखा होगा जब वो प्रधानमंत्री के रूप में चुनावी मैदान में थे। 2024 में आप फिर देखने जा रहे हैं एक राजनैतिक व्यक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी या पार्टी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो उनके सीने पे उनकी पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल वो सामने दिखाई देता है। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी करने का प्रयास किया था, लेकिन वो शायद एक राजनीतिक व्यक्ति और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ होने के उस समन्वय को नहीं समझ पाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने दरवाजे और इस समय दरवाजे क्या मुझे तो लगता है कि खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे, अगर कोई पानी का नल भी है तो वो भी खुला हुआ है, गैस की पाइपलाइन है वो भी खुली है। भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। यही वो एक्ट है। आप देखिए कमलनाथ के बारे में, उनके लड़के के बारे में, उधर नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में और तो और मनीष तिवारी के बारे में, इसके पहले अशोक चौहान। इतनी लंबी फेहरिस्त है कि मैं 20 मिनट तक वही गिनाते रह जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप लग जाता है कि साहब आप कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं या कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। लेकिन फर्क कहां है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है पार्टी विद डिफरेंस। गौरव जी, इतना लंबा खाका मैंने बांट दिया, ये सवालों की जड़ी है। साहब ये बताइए कांग्रेस मुक्त क्या इस तरीके से करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को युक्त कर लेंगे? हम शुरुआती हल्के फुल्के तरीके से इस बात को आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, फिर इस रणनीति की गंभीरता की तरफ चलेंगे। जी गौरव जी। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि जब जहाज डूबता है तो चूहे जहाज कूद के भागते हैं। सुनी है ना? आपके दर्शकों ने भी ये चीज सुनी होगी। कांग्रेस में उल्टा हो रहा है। जब जहाज डूब रहा है तो कैप्टन लोग जहाज छोड़ के भाग रहे हैं और चूहे राहुल गांधी का नाड़ा पकड़े लटके हुए हैं। ये तो हो गई हल्की फुल्की बात। गंभीरता से बात करते हैं। पांडव धर्म युद्ध में पांडव की शक्ति किसी से भी कम थी। जिस तरफ भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, क्या किसी प्रकार पांडव कमजोर थे या युद्ध नहीं जीत सकते थे, या किसी भी तरह से पांडव चाहे अर्जुन ही अगर लिए जाएं तो क्या वो महारथी नहीं थे? लेकिन फिर भी एक वक्त आया महाभारत में जब घटोत्कच को मैदान में उतारा गया, ये जानते हुए कि घटोत्कच मारा जाएगा। घटोत्कच की खासियत क्या थी कि वो अपने शरीर को बड़ा कर सकते थे, विशाल बना सकते थे। और जब उन्होंने मारना शुरू करा कौरवों को, तब दुर्योधन ने कर्ण को विवश कर दिया कि जो शक्ति उसने प्राप्त करी थी अर्जुन के वध के लिए, वो शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पे करना पड़ा। और जब घटोत्कच की पे शक्ति का इस्तेमाल करा, तब घटोत्कच के पिता जो कि भीम थे, उन्होंने कहा बेटा अपना शरीर विशाल बनाओ ताकि जब गिरो तो उसके नीचे ज्यादा से ज्यादा कौरव लेके गिरो। धर्म युद्ध
में हर चीज जायज है, क्योंकि उद्देश्य धर्म की स्थापना है। धर्म की स्थापना धर्म की व्याख्या के बिना नहीं हो सकती, और धर्म की व्याख्या और कुछ नहीं, रामायण है। तो जब मैंने पिछली बार आपको कृष्ण नीति बताई थी, तो मैंने बहुत सोच समझ के बोली थी, और मैंने बहुत सोच समझ के लिखता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने 2 एयर इंडिया की हवाई जहाज की पोस्ट डाली थी रात को, लैंड करती हुई। लोगों ने कहा पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, हवाई जहाज को क्यों लैंड करा रहे हैं। मैं कांग्रेस के हवाई जहाज लैंड करा रहा था। तो आज हमारे आगे धर्म युद्ध है, और आप जानते ही हैं, मैं पिछले आज से नहीं, मैं 2019 के चुनाव के वक्त मैंने बोल दिया था कि 2024 का चुनाव महाभारत होगी। ये धर्म स्थापना का अंतिम पड़ाव है, क्योंकि यहां से सफाई जरूरी है। ये अंतिम युद्ध है कांग्रेस मुक्त भारत की। और कांग्रेस मुक्त भारत जब मैं बोलता हूं, या जब नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का अंत, उसका अर्थ ये है कि परिवार का अंत। आज अभी की न्यूज ये है कि अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी की यात्रा में जाने से मना कर दिया है, कठोर रूप से। यानी इंडिया अलायंस का ये पत्ता भी गया। अब जब यूपी ही गया, और आप ही के शो में, पिछले शो में मैंने बोला था 300 की सीटें हैं पूरी यात्रा में, 3 भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। यूपी भी हाथ से गया, क्योंकि यूपी का जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको अखिलेश यादव संभालते हैं, उसमें बंटवारा नहीं चाहते। तो अवनीश भाई, हो वो ही रहा है जो पिछले 7-8 साल से मैं लिख रहा हूं, बस आपके सामने वो प्रस्तुत अब हो रहा है। लेकिन लिखा हुआ तो मेरा 6-7 साल पुराना है। मैंने सिद्धू के बारे में कभी भी कुछ अपशब्द बोले? दुनिया जहान ने पता नहीं क्या-क्या बोले। और मैंने सिद्धू के जब गए थे, तो जब उन्होंने सोनिया गांधी के पैर छुए थे, तब भी मैंने यही लिखा था कि महाभारत के युद्ध में, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने भी अपने गुरुओं को बाण से प्रणाम करा था। उनके चरणों में बाण मार के उनको प्रणाम करा था। सिद्धू ने भी वही काम करा। और क्या काम था? पाकिस्तान, आईएसआई और खालिस्तानियों को खोल के सामने रख देना, और कांग्रेस का समर्थन और आम आदमी पार्टी का समर्थन खोल के रख देना। हुआ या नहीं हुआ? तो देखिए, धर्म युद्ध में हर प्रकार के लोगों का योगदान होता है, जो धर्म के साथ हैं। कांग्रेस के जो महारथी बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, और जिनको कुछ को मीटिंग का बुलावा भी मिला है, वो भी ये जानते हैं कांग्रेस का भविष्य नहीं है। और उम्र के जिस पड़ाव पे वो खड़े हैं, अगर 2024 का चुनाव उनके हाथ से निकल गया, जो कि निकलेगा अगर वो पार्टी में रहेंगे, तो फिर वो राजनीतिक रूप से खत्म हो गए। तो उनके लिए भी एक अंतिम कोशिश है राजनीति में अपनी जगह बनाए रखने का। और फिर वही बात, धर्म युद्ध के हम्म। लिए अगर मुझे अधर्मियों का भी साथ लेना पड़े, भई राम महाभारत तो तभी जीती गई ना, जब नियम तोड़े गए। अगर अभिमन्यु का वध ना होता, तो क्या आप दुर्योधन को मार सकते थे? क्या आप गुरु द्रोण को मार सकते थे? क्या आप भीष्म पितामह को मार सकते थे? क्या आप कर्ण को मार सकते थे? बस नियम हमेशा दूसरी तरफ से टूटने चाहिए, आपकी तरफ से नहीं टूटने चाहिए। और वही भगवान कृष्ण ने करा। हम्म। लेकिन यहाँ एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ, भगवान कृष्ण चाहते तो क्षण भर में पूरी महाभारत खत्म कर सकते थे। अगर वो सुदर्शन चलाते तो सबको
कोई देर नहीं लगती महाभारत खत्म होने में। लेकिन फिर भी पूरा युद्ध हुआ, यानी जब तक प्रजा का साथ ना हो, जब तक सबके युद्ध ना जीता जाए, तब तक उस युद्ध की कोई मर्यादा नहीं होती है। भगवान श्री राम भी चाहते तो लक्ष्मण से कह के राम का वध हो सकता था अयोध्या में बैठे हुए, रावण का, जी। रावण का। अयोध्या में बैठे हुए भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते तो लक्ष्मण जी भी रावण का वध कर सकते थे। लेकिन क्या कारण था कि माता शबरी को भी लाना था, निषाद राज को भी लाना था, केवट को भी लाना था, हनुमान जी को भी लाना था, सुग्रीव को भी लाना था, नल नील को भी लाना था, अंगद को भी लाना था, हनुमान जी को भी लाना था। क्योंकि जब युद्ध सबके साथ होता है, सबको साथ लेके होता है, तो उसकी विजय हजारों साल की होती है। तो जब नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि मेरा विजन 1000 साल का है, आपने तो अभी सुनना शुरू करा ना, 1000 साल नरेंद्र मोदी जी ने बोलना शुरू करा है, पिछले कुछ समय से। लेकिन अगर जो पुराने लोग हैं, उन्होंने मेरे ट्वीट पढ़े हों, तो मैं पिछले 7 साल से बोल रहा हूँ, हमारा युद्ध 1000 साल का है। हमें 1000 साल की सभ्यता वापस स्थापित करनी है। हमारा युद्ध वो है। तो जो लोग हुँ। आ रहे हैं, उनको आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा नेतृत्व करप्ट नहीं है। अगर नेतृत्व करप्ट होता, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाता। लेकिन मेरा नेतृत्व करप्ट नहीं है। अब यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए नरेश अग्रवाल आपके जो यूपी के एमपी थे, उन्होंने आपको याद होगा विस्की में राम और पता नहीं क्या-क्या बोला था। कहाँ हैं आज? रीता बहुगुणा जोशी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के में बहुत कुछ बोला था यूपी में, कहाँ हैं आज? तो ह इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। तो नेतृत्व पे विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मुख्य है। अगर हमारा नेतृत्व पे विश्वास अटल है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लोग वहाँ बैठ के सोच रहे हैं दिल्ली में, वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा ग्राउंड निश्चित। रिपोर्ट है, हमसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज जब मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में बोल रहे थे, तो देखिए, ये बार-बार एक धड़े द्वारा ये भी कहा जा रहा है और खुद बहुत सारे भाजपा के शुभचिंतकों द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा भी कहा जा रहा है कि साहब 24 में जीत तो इतनी सुनिश्चित है। फिर इस तरह के एलिमेंट्स को क्योंकि ये विचारधारा के बाहर के लोग हैं, तो कई बार जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोग हैं, गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं, पुराने प्रतिबद्ध हैं, उनको भी कहीं न कहीं एक मन में शंका आ रही है। लेकिन मैं मेरा उस शंका जो को मैं मेरी जो उस स्थिति है जी। मैं उस शंका को 1 मिनट में दूर करता हूँ। आने वाले अगले 5 सालों में बहुत बड़े निर्णय लेने हैं जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। संवैधानिक निर्णय लेने हैं जिसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत है। तो आप बहुमत कहाँ देंगे? और अच्छा दूसरा ये पहली चीज़ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि सीटों की व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र सीटों की व्यवस्था है, परसेंटेज की नहीं है। और रहा सवाल जहाँ तक वोट का है तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कर्नाटक में 86% हिंदू वोट बैंक है, लेकिन मिला कितना था 36। बाकी कहाँ गया? तो हिंदुओं ने कभी अपनी इतनी निष्ठा दिखाई नहीं। बुरा कड़वी बात है। आप कोई भी स्कीम दीजिए मुसलमानों को, घर दीजिए, राशन दीजिए, दवाई दीजिए, बीमा दीजिए, कुछ भी दीजिए जो आपने दिया। और आप अगर उन्हें बोलें कि वोट भाजपा को दे दो, तो वो पलट के एक ही बात, वोट तो हम वहीं देंगे जहाँ देते हैं। क्योंकि वो अपनी किताब और इस्लाम से बंधे हुए हैं, वो अपनी जो उनकी लॉयल्टी है, वो बिकाऊ नहीं है। हिंदुओं की लॉयल्टी ₹100 का अद्धा और ₹50 की बिरयानी पे बिक जाती है।
फ्री बस राइड, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दूध और जो भी दारू और ओपीएस। ओपीएस में हिमाचल तो 98% हिंदू है ना, देवभूमि है वो भी, लेकिन ओपीएस पे आप बिक गए। कर्नाटक में आपको नंदिनी दूध का कन्नड़ा प्राइड याद आ गया। आज वही दूध अमूल से ज़्यादा महँगा है और वही सरकार जो आपने चुनी कन्नड़ा प्राइड की वजह से, उसी सरकार ने आज अपने बजट में ज़्यादातर बजट एलोकेशन वक्फ बोर्ड के लिए, मज़ारों के लिए, मस्जिदों के लिए कर दिया। आपको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए। हिंदू हमेशा बिका है, बिकता है और ये पार्टियां भी जानती हैं कि हिंदू बिकता है। तो मेरे को एक बात बताइए, जब मैं एक मान लीजिए मैं नेतृत्व हूं और मुझे राष्ट्र के लिए काम करना और मुझे पता है कि अगला समय अगले 5 साल मुझे बहुत बड़े बड़े कठिन निर्णय लेने हैं जो राष्ट्र के लिए जरूरी हैं, जिसके लिए नंबर संख्या जरूरी है, मैं क्या करूं? आपको तो मैं समझाता रह गया। राम मंदिर बनने के बाद भी, राम मंदिर जजमेंट के बाद भी योगी जी को संघर्ष करना पड़ा सत्ता लेने के लिए यूपी में। लगे नहीं लगे? हिंदुओं ने तो ओपीएस पे बिक गए थे यूपी में। वो तो भगवान राम की कृपा थी कि योगी जी आ गए, वरना आपका राम मंदिर भी नहीं बनता। लिख के रख लो, चाहे कितना भी जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट से। तो देखिए, ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर हम इतने ज़्यादा कमिटेड होते तो इन लोगों को लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर 100 करोड़ हिंदुओं में से 80 करोड़ हिंदू या 60 करोड़ हिंदू ये बोल दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी निष्ठा नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ है और हम भाजपा को ही वोट देंगे, तो इन लोगों से बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इनको लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। मोदी बोलते चलो, बरेली से गौरव प्रधान खड़े हुए हैं, लखनऊ से अवनीश अवस्थी खड़े, शर्मा जी खड़े हुए हैं, जनता हमें वोट देती। लेकिन अभी आप देंगे, अभी आप खड़े होंगे तो हमारे हिंदू भाई साएं हमने बहुत कोशिश करी है, लेकिन आप पे भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मुझ पे तो खैर, मैं तो बैठे ही प्रश्न चिन्ह के लिए हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर मैं आपने जब ये कहा कि वाक़ई क्यों ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग उसकी, तो यहाँ 2 चीज़ आती है। देखिए, ये पहले ही मानना है, विरोधी तक मान रहे हैं गौरव जी कि 2024 तो नरेंद्र मोदी बड़े आराम से जीत के ले जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी कोई बात हल्के में नहीं कहते। जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि कम से कम 370 तो चाहिए ही चाहिए अकेले बीजेपी को। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जब उनकी बैठक हो रही थी उसमें वहां उन्होंने बोला कि 370 तो हमें चाहिए और साथ में प्रधानमंत्री ने बोला कि बड़े-बड़े काम करने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की बची एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अमृतसर नवजोत सिद्धू को लेके काम कर रही है। मनीष तिवारी एक बार फिर फिरोजपुर सामने दिखाई दे रहा है, अगर हो सकता है मैं सीट आगे पीछे कर रहा हूं। तो अब ये मान लिया जाए कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, प्रधानमंत्री ने साफ आज के अपने भाषण में कहा कि बहुत बड़े काम करने हैं तीसरे टर्म में। तो संविधान संशोधन से लेके बहुत बड़े-बड़े फैसले ऐसे सामने दिख रहे हैं और इसलिए संभवतः प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बीजेपी को अकेले इतना बहुमत मिले कि अगर एनडीए में से किसी का बड़े फैसले के सामने दिल डोल भी जाए तो उसे कोई परवाह ना हो। क्या मैं सही? 2/3 कितना होता है? आंकड़ा साफ है, वो आंकड़ा साफ दिखाई दे रहा है। लोग जो चीज नहीं समझ पा रहे, वो मोदी जी 2/3 की मांग कर रहे हैं। और आपने सही बोला, ताकि आने वाले समय में एनडीए का कोई भी घटक दल भाजपा को ब्लैकमेल ना कर पाए और कोई भी संवैधानिक बड़े निर्णय लेने, और बड़े निर्णय बहुत सारे हैं। आपका पीओजेके का भी बड़ा निर्णय है, आपके और भी बहुत, ये तो मतलब हॉट टॉपिक है लोगों के बीच में, लेकिन अभी नहीं बोलना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े निर्णय हैं जो आपके संज्ञान में नहीं है और भारत की अखंडता के लिए वो निर्णय बहुत ज़रूरी हैं। तो
2/3 कितना होता है भाई साहब? जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार बोला था 370, मेरा सीधा दिमाग ठनका, मैंने कहा 2/3 कितना होता है? और 2/3 मतलब हाउस हमारा, यानी निर्णय हमारे, यानी बड़े निर्णय। तो बड़े निर्णय 2/3, 370 सबको अगर जोड़ा जाए तो आपको पूरी पिक्चर साफ दिखाई देती है। बिल्कुल, और वो साफ दिखाई भी दे रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया 370, मतलब 2 बार के जीते हुए प्रधानमंत्री जो इतने प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, जिनके जीतने के कॉन्फिडेंस पे जब वो पहला कार्यकाल पूरा कर रहे थे, तो उन्होंने 2019 के बाद की योजनाएं बनानी शुरू की। जब वो 2019 जीत के आए, 24 का चुनाव सामने, उनकी कोई योजना 2030 2035 से की है नहीं। तो वेल कैलकुलेटेड व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूं। 2024 में जीत के आए, तो जीतने के बाद उन्होंने 2019 के बाद की परियोजनाएं बनाई। 2014 2000 2014 आपने नहीं, नहीं, 24। नहीं, नहीं, सॉरी, मैं फिर से हाँ, बोलता हूँ। 2014 में जब जीत के आए, तो 2019 के बाद क्या करना है वो बनाना शुरू करा। जीतने के बाद नहीं बनाया जाता है कि हम 5 साल क्या करेंगे। 5 नरेंद्र मोदी 5 साल पहले बनाते हैं कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। और 2019 में जब जीत के आए, तो उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि 2024 के बाद हमें क्या करना है। तो जब मैंने आपने भी मेरी बात को सही बताया, जब मैंने कहा कि महाभारत में पांडव बहुत ताकतवर थे, जीत निश्चित थी, लेकिन तब भी घटोत्कच का सहारा लेना पड़ा। अब जीत निश्चित में ये थी, अर्जुन का कर्ण का कुंती माता को वचन था कि आपके 5 पांडव जीवित रहेंगे। 6 थे, 5 जीवित रहेंगे, यानी एक को जाना ही जाना है। तो उसको जाने के लिए वो ना जाए, और ये हो कि कर्ण ही जाए, 5 इधर के ना जाएं, आपको घटोत्कच की एंट्री करनी पड़ी। नहीं करते तब भी जीत तो निश्चित थी, लेकिन जीत का स्वरूप क्या होगा, जीत का अर्थ क्या होगा? 300 सीट ले आए, 272 ले आइए तब भी आप जीत गए, 280 ले आइए तब भी आप जीत गए। तो 370 2/3 है। 2/3 में संवैधानिक चीजें बदली जाती हैं। तो अभी आप मजे लीजिए, अगले 5 साल देखो, जीत तो निश्चित है। मैंने हमेशा पहले भी कहा, कोशिश हमारी ये है, हर भाजपा के कार्यकर्ता की कोशिश ये है अब, कि जीत तो है, लेकिन हमें 370 पार करना है। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए सारी कोशिश है। बिल्कुल, वो साफ दिखाई दे रहा है। और 370 प्रधानमंत्री ने सीट बताई, आपने कई बार रिपीट किया। तो मुझे एक बात यहाँ रखने का जी आ गया, जिसका कि बड़ा सामयिक है। आप देखिए, आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर जब जम्मू कश्मीर, तब के अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो बड़ी आलोचना हुई। कई विपक्षी आज भी ताना मारते हैं कि अरे अरे, आप तो सरकार बनाने के लिए वहां भी चले गए और महबूबा मुफ्ती से भी गठजोड़ किया। लेकिन गौरव जी, मेरी जो समझ कहती है, और मैंने कई बार अलग अलग चर्चाओं में ये कहा भी है, कि आप जब विपक्ष में होते हैं तो आप हाउस में विरोध कर सकते हैं, सड़कों पर नारे लगा सकते हैं, आपकी पहुंच सरकारी फाइलों तक नहीं होती है। और जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी बराबर की पहुंच, और जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार वहां पे मिलीजुली बनी, तो इसका क्या मतलब हुआ, जितने विभाग हैं बीजेपी के पास वो, और प्लस सत्ता की खाकी फाइलों में आना जाना, और वही जी, वो नतीजा है जो आपको 370 और 35 कैपिटल ए के हटने तक लेके आया। तो ये आपको बड़े एजेंडे। आप जी, आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली, और आपकी बात में थोड़ा-सा एडिशन मैं करना चाहूँगा, थोड़ी-सी बात जोड़ना और चाहूँगा। आपको पता ही है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, केन्स की संस्था है, और एक एसआईबी होती है, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो किसको रिपोर्ट करती है? मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री को। एसआईबी, एग्ज़ैक्टली।
तो जब पीडीपी की सरकार के साथ सरकार बनाई थी भाजपा ने, तो भाजपा का नेता क्या था? चीफ मिनिस्टर तो मुफ्ती थी। होम मिनिस्टर। अब जब तक हमारे पास एक्सेस नहीं होगा एसआईबी की रिपोर्ट का, तब तक हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल होती है, सीएम की होती है या होम मिनिस्टर की होती है। तो जब तक हमारे पास डिटेल नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में खेल कौन खेल रहा है, तब तक 370 हम कैसे हटा सकते थे? 35A कैसे हटा सकते थे? ठीक है, पार्लियामेंट में हटा सकते थे, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित करते कि एक भी लाश ना गिरे? तो मैंने तब भी बोला था, जब सब भाजपा को गरिया रहे थे कि मुफ्ती के साथ आपने सरकार बना दी, तब भी मैंने बोला था कि किले को सेंध करना ज़रूरी था, अंदर जाके देखना कि कहाँ पर दुश्मन किस तरह से बैठा हुआ है। तो कई बार इन चीज़ों का, अब अगर विभीषण ना होते तो क्या श्री राम रावण को मार सकते थे? राम जी बहुत ताकतवर थे, बहुत परमात्मा बड़ी थे, अवतार थे। बहुत बड़ी लेकिन बात। लेकिन क्या रावण का वध संभव होता अगर विभीषण ना आते? जैसे लोग गरियाते थे भाजपा पे और आज भी गरिया रहे हैं, वैसे भी लक्ष्मण जी ने भी गरियाया था श्री राम को। और श्री राम ने एक ही बात कही थी लक्ष्मण की, कि ये चल के आए हैं, इनकी भी तो बात सुने, बाकी करेंगे तो हम वही जो हमें करना है। तो मोदी भी तो वही कर रहे हैं कि करना तो वही है जो हमें करना है, करेंगे हम वही जो हमें करना है, लेकिन ये जो आ रहे हैं इनको हम क्यों लगे, ये भी तो विभीषण है, अंदर की बात तो ये भी निकालेंगे। तो कश्मीर के बारे में तो आप, मैं क्या बोलूँ, अब मैं ये तो बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ जानता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने जो ये विभीषण वाला बिंब दिया, इससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। और एक चीज और, यहाँ एक फर्क है। आप देखिए, अगर कोई ये आलोचना करता है कि साहब बीजेपी में हर आदमी के लिए दरवाजे खुले हैं, वैचारिक प्रतिबद्धता कोई मामला नहीं है, इलेक्शन जीतने की मशीन बीजेपी हो गई है, लेकिन आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यही भारतीय जनता पार्टी है, जब एक बार मिली-जुली सरकार बनी हुई थी तो 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रख दिया था बीजेपी ने, क्योंकि वो उस समय की तात्कालिक जरूरत थी। 2014 ऑनवर्ड जो नई बीजेपी है, ये तो मुझे लगता है एक दिन राहुल गांधी को भी अगर शामिल कर लेगी तो उनसे काम अपना ही कराएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है गौरव जी, और इस पर गंभीरता से बात करने की जो आवश्यकता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है देखना कि आज चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, कोई भी आओ, गाड़ी तो भाई चलाएगा। एजेंडे हमारे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, लिस्ट सबको पता है। राम मंदिर हम इतने दशकों से लिखते आए, बनवा दिया, हमारा कमिटमेंट है। काशी विश्वनाथ से वो भी करेंगे हम, मथुरा वो भी करेंगे हम, 370 हमने हटा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिस्ट में है वो भी हम करेंगे और तमाम चीजें करेंगे। यानी हमारी छतरी के नीचे आओ, लेकिन कोई बार्गेनिंग करके नहीं आओ, कोई शर्त लेके नहीं आओ, हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी की नीतियों पर विश्वास करो और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट को कहो कि हाँ सर, आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट है। ये एक फर्क आया है, इसको कैसे भा आप देख। भाजपा की, इसको बहुत संक्षिप्त में अगर बोला जाए तो भाजपा की आइडियोलॉजी है राष्ट्र प्रथम और कांग्रेस की आइडियोलॉजी है परिवार प्रथम। तो जब आप भाजपा में आ रहे हैं तो बड़ी सीधी-सी बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं कि राष्ट्र प्रथम। देश में मैंने हमेशा कहा है, अगर आप कांग्रेस, यानी कांग्रेस का अर्थ यहाँ परिवार से है। अगर आप परिवार से हटा दीजिए, परिवार को हटा दीजिए, तो 80% प्रॉब्लम तो भारत में सॉल्व होंगी। दंगे के पीछे परिवार, खालिस्तानी आंदोलन के पीछे परिवार, हर तरह के नौटंकी हड़ताल के पीछे परिवार,
पुलवामा के पीछे परिवार, सेना को गालियां देने के पीछे परिवार। तो अगर आपने परिवार को आइसोलेट कर दिया और जो भी आए भारतीय जनता पार्टी में या जो आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, उनसे कुछ कंप्रोमाइज नहीं करा जा रहा है, उनको कुछ गारंटी नहीं दी जा रही है। उनको वो ये सोच के उनकी सोच ये हो सकती है कि हमारे लिए अंतिम चांस है और हमारे लिए है कि राष्ट्र प्रथम में जो उसका भी योगदान हो सके, उसका योगदान लेना चाहिए। यानी धर्म युद्ध के में धर्म की स्थापना के लिए घटोत्कच का भी हमने योगदान लिया। हमने शिखंडी का भी योगदान लिया। हमने अश्वत्थामा हाथी का भी योगदान दिया। और जब आपने पिछले प्रश्न में बात करी थी, नरेंद्र मोदी जी को अपना एक्सेस कार्ड दिखा के अंदर जाना पड़ा स्कैन करके, प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहां देखिए कि भगवान श्री राम को भी अपने पैर धुलवाने पड़े केवट से नाव में बैठने से पहले। जो खुद सबके पालनहार हैं, उनको भी अपने पैर धुलवाने पड़े केवट से नाव में बैठने से पहले, क्योंकि केवट का विश्वास जरूरी था। तो जब प्रधानमंत्री भी अपने कार्ड को स्कैन करते हैं, तो वो एक कार्यकर्ताओं में विश्वास देते हैं कि मैं आपसे ऊपर नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह हूं। प्रधानमंत्री का तो दायित्व तो मिला हुआ है। तो देखिए, मैं फिर वही बात बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं कि रामायण और महाभारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो लोग नहीं सीखते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मेरा कभी हाई नहीं होता। मैं तब भी मुस्कुरा रहा था, मैं आज भी मुस्कुरा रहा हूँ। और सच बताऊँ, जिस दिन इलेक्शन डे की काउंटिंग होगी, भाई मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, उस दिन मेरे से कोई वीडियो मत करना, क्योंकि मैं छुट्टी पे होऊँगा और ऐसी जगह होऊँगा जहाँ सिग्नल नहीं आता है। ना मैं टीवी देखता हूँ, ना मैं उस दिन चद्दर तान के सोता हूँ। 4-5 दोस्त हैं, हम दोस्त लोग बैठते हैं एकदम आइसोलेटेड एरिया में। पिछले 2 चुनाव से 14 और 19 मैं रिजल्ट डे वाले दिन कभी भी लाइव नहीं होता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, कुछ नहीं। मुझे रिजल्ट पता है क्या है। है और बिल्कुल ठीक बात है और यही विश्वास गौरव जी आप देखिए ना कि एक आम मतदाता जो बिल्कुल समाज के अंतिम हाशिए पर खड़ा है वो 2014 में इलेक्शन में वोट डालता है जो 2019 की फाइल डन करके बैठता है वो 2019 का इलेक्शन में वोट डालता है 2024 की फाइल डन करके बैठता है और यही विश्वास है और आपने कहा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ये बात साफ की कि हम राजनीति नहीं हम राष्ट्रनीति करते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और बाकी विपक्ष में फर्क है जी। देखिए 2014 में 2014 से 2017 या 18 कह लीजिए, बहुत से ट्विटर पे के महारथी जो आज महारथी हैं उनका जन्म हुआ था। यूट्यूब वालों का भी जन्म हुआ था। और उन सबका जन्म हुआ था नरेंद्र मोदी की बात करते-करते, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते-करते। आज सारे एडवाइजर बने बैठे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या गलत कहा ये हर रोज हर शाम को अपने यूट्यूब पे और ट्विटर पे वो दुनिया को बताते हैं। चाहे वो आपका काशी गैंग हो आपके पड़ोस का, या अयोध्या का गैंग हो जो नया शुरू हुआ है, या वो जम्मू का गैंग हो जहां से आपने 370 हटाई है। और ये सारे अनफॉर्चुनेटली सब हिंदू हैं। क्या इन पे हम विश्वास कर सकते हैं कि 370 देंगे? कर्नाटक में 86% हिंदू वोट है, मिलता है आपको 36%। बाकी कहाँ गया? क्या हम इन पे विश्वास कर सकते हैं कि संवैधानिक बदलाव के लिए 2/3 मेजॉरिटी जो हमें चाहिए वो ये लोग लाके देंगे? नहीं देंगे। और इसके लिए हमें बाहर से लोगों का, क्योंकि जितने भी लोग हैं, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे आने वाले टाइम में सिद्धू हो, चाहे कमलनाथ हो या कोई भी और हो, आप कितना भी गरियाइए, सच्चाई ये है कि उनकी सीट सुरक्षित हैं।
और नंबर काउंट। कमलनाथ के बारे में ट्विटर पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और मेरे चैनल पे भी बहुत लोग लिख रहे हैं कि भाई ये तो सिख राइट वाला है। अगर कमलनाथ सिख राइट वाला है, जो कि है, मैं भी मानता हूं, ठीक है, अक्यूज है वो, लेकिन वही दिल्ली और वही पंजाब में वोट किसको दे जाते हैं? कांग्रेस को। 1984 का राइट राजीव गांधी ने बोला था, बड़े पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और सिखों का नरसंहार हुआ। आज सिंधु बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आप उस सरकार को हटा रहे हो जो सिखों का मान रखती है। एजेंडा किसान नहीं है, एजेंडा मोदी के ग्राफ को नीचे लाना है, ठीक है ना? और ये जो भी प्रदर्शनकारी हैं, ये सिख नहीं है, ये क्रिश्चियन है, जो कि कपड़े पहनते हैं सिखों जैसे और दिमाग की सोच रखते हैं मुसलमानों जैसी, और काम करते हैं अपने माई बाप के लिए जो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। तो 80 करोड़ हिंदू में से अगर 60 करोड़ मोदी के साथ खड़े हो जाएं निस्वार्थ भाव से, ये नहीं कि मेरे को टैक्स नहीं दिया, मेरे पेट्रोल इतना महंगा है, मेरी गोभी इतनी महंगी है, मेरी टमाटर आलू इतना महंगा है, वो अगर निस्वार्थ भाव से खड़ा हो जाए तो मोदी को किसी को लेने की जरूरत नहीं है, भाजपा को किसी को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा का कमिटमेंट है राष्ट्र, और राष्ट्र के लिए हमें संवैधानिक चीजें ठीक करनी है। उसके लिए संविधान में व्यवस्था 2/3 मेजोरिटी की है, तो 370 लाने के लिए हमें जिसका भी सहारा लेना पड़ा हम लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लीन है और निश्चित है। बिल्कुल ठीक बात है गौरव जी, और ये बात प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्ट कर दी। और आज के भाषण में तो उन्होंने बता दिया कि उन्हें 370 क्यों चाहिए। अरे इससे ज्यादा खुल के क्या बताएंगे प्रधानमंत्री? उन्होंने साफ कहा कि बड़े फैसले करने हैं और बड़े फैसले के लिए इतना बड़ा समर्थन चाहिए होता है। महत्वपूर्ण ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नाम ले लीजिए, वो आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। कोई अपने बेटे को टिकट एडजस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा, कोई अपनी जाति के एडजस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा, कोई जो ब्लैकमेलिंग है उसकी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, और यही असल विचारधारा की पॉलिटिक्स है। तो ये जवाब है उन लोगों को गौरव जी जो ये कह रहे हैं कि साहब वैचारिक प्रतिबद्धता कहाँ रही। अरे साहब यही वैचारिक प्रतिबद्धता है कि राहुल गांधी और आदरणीय सोनिया गांधी जी, मेरे दर्शक मुझे डांटते हैं जब मैं आदरणीय लगा देता हूं व्यंग में भी, सोनिया गांधी जी को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के काश ये होती है राष्ट्रनीति कि राहुल गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी में आके और राष्ट्र को आगे बढ़ा के नेशन फर्स्ट की भावना से जीते। आप कंक्लूड करें इस चर्चा को। और दर्शकों से मैं माफी मांगूंगा, गौरव जी आपसे भी माफी मांगूंगा अगर मेरे बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही हो, क्योंकि एक बगल में हमारे स्टूडियो के बगल में एक आयोजन चल रहा है। तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को कंक्लूड करें जी। मैं बस सीधी सी बात बोलता हूं, अपने नेतृत्व पे विश्वास रखिए। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन कभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होगी। मैंने हमेशा आपको, जैसे 2 लोगों का नाम मैं बोलता हूं आज, आप हो सकता है आप लोग मेरे से नाराज हों उस बात में, लेकिन विचार कीजिएगा। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों ने आज तक आतंकवादियों के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में एक भी वक्तव्य दिया है? केवल ये 2 ही हैं। समाजवादी पार्टी भी पाकिस्तान परस्त हुई है, कांग्रेस तो है ही पाकिस्तानी पार्टी, वहीं से चलती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और मायावती, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक भारत विरोधी एक भी बयान नहीं दिया है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं, ये आप लोग समझदार हैं, समझिए। हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हमारा मूल उद्देश्य राष्ट्र है, राष्ट्र की उन्नति है, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है। और विश्व गुरु इसलिए क्योंकि सुपर पावर हमें नहीं बनना है, हम किसी का दमन करके राज करना नहीं चाहते।
बल्कि अपने साथ आए हुए लोगों को साथ रख के उनका उत्थान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एक वक़्त था G7 G20 बन गया और ब्रिक्स को कोई देखता नहीं था। आज ब्रिक्स में 30 देशों की एप्लीकेशन है जो ब्रिक्स जॉइन करना चाहते हैं। यही भारत का स्वरूप है, विश्व गुरु का स्वरूप है, जिसने ब्रिक्स को इस लेवल पे ले गया कि आज वो G7 और G20 को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल गौरव जी। और आपसे बातचीत का क्रम मैं और जारी रखना चाहता था। दर्शकों से मुझे बहुत डांट पड़ती है जब मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं आपके साथ चर्चा को, लेकिन दर्शक आप भी सुन रहे होंगे। अब शादियों का मौसम चल रहा है तो हमारे स्टूडियो के ठीक बगल में बड़ी तेज वो पूरा डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा जो वाला माहौल बन गया है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि जिस राष्ट्र प्रथम की भावना को विश्लेषित कर रहे थे गौरव प्रधान जी, और जिसको प्रधानमंत्री ने आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर साफ कहा कि हम अपने लिए तीसरा टर्म नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने भीख मांगी है अपने कार्यकर्ताओं के सामने। उन्होंने कहा हम अपने लिए तीसरा टर्म नहीं मांग रहे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए तीसरा टर्म नहीं मांग रहे हैं। आज उन्होंने परिवार का भी जिक्र किया। अगर मैं चाहता तो अपने परिवार का क्या से क्या हो जाता, लेकिन हम अपने करोड़ों भारतवासियों के लिए अपना तीसरा टर्म मांग रहे हैं। तो साफ है इरादे, नेक इरादों के साथ उस छतरी के नीचे जिसे भी आना हो स्वागत है। यही भारतीयता है। आखिर आप कांग्रेस को खत्म कर देंगे तो गैर गांधी परिवार के कांग्रेसी जन को कहां प्रशांत महासागर या हिंद महासागर में डुबा देंगे, वो भी आपके स्वजन है। इसलिए अगर राम भजन करते हुए कोई भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आना चाहता है उसका स्वागत होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के विजन से कदम मिला के अगर कोई चलना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और यही है शायद प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। जय जय श्री राम जी। दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव प्रधान जी दोनों को आज आज्ञा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारे लिए समय निकाला। दर्शकों, जय जय